आज की हमारी कहानी अभिषेक और प्रीति के नाम। मेरा नाम प्रीति है। मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा भावुक रही हूँ। कोई ज़रा सा भी मुझसे प्यार की बात करता तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाती और फिर उसकी खातिर किसी भी हद तक चली जाती। समय के साथ साथ मेरी आदत और भी पक्की होती चली गई थी। बस किसी की मोहब्बत या ज़रा सी तवज्जो मिलते ही मैं उसके लिए पूरी तरह से मर मिट जाती। और मेरी इसी आदत ने मुझे एक 35 साल के प्रोफेसर के आगे हार मानने पर मजबूर कर दिया था। गर्मी की एक दोपहर थी। गलती से मेरे नोट्स कॉलेज में सर के सामान के साथ चले गए थे और अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि अगले ही दिन उस विषय का टेस्ट था और अगर मुझे वो नोट्स ना मिलते तो मेरे टेस्ट में खराबी आती। ये खबर मेरे पापा तक पहुंच जाती और फिर वो आकर न सिर्फ गुस्सा होते बल्कि हमेशा की तरह मुझे धमकाते कि वे मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे। इसलिए नोट्स हासिल करने के लिए मैं प्रोफेसर अभिषेक के घर तक पहुंच गई थी। मुझे उनके घर का पता मालूम था। वे कॉलेज के पास ही रहते थे और मेरे लिए उनके घर तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लेकिन दरवाजे पर खड़ी होकर मैं सोच रही थी कि न जाने अंदर कौन होगा, उनके घर में कितने लोग रहते होंगे या फिर वे इस समय क्या कर रहे होंगे। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक ही दरवाज़ा खुला था और चौकीदार का चेहरा नजर आया। वो पूछने लगा, बीबी जी क्या काम है? मैंने बताया कि मैं प्रोफेसर जी से मिलने आई हूँ। वो अंदर गया और कुछ देर बाद आकर कहने लगा, आप ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, साहब अभी शावर ले रहे हैं, फिर वो खुद आपके पास आ जाएंगे। उसने मुझे घर के अंदर बुलाकर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया था और मैं घबराहट में ड्राइंग रूम में बैठ गई थी क्योंकि इतना तो मुझे समझ आ गया था कि इस घर में प्रोफेसर साहब के अलावा शायद और कोई नहीं है, क्योंकि ना ही किसी की आवाज़ आई थी और ना ही मुझे कोई नज़र आया था। 5 मिनट तो मैं ड्राइंग रूम में बैठी रही। मेरी नज़र दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी तस्वीरों पर जम गई थी, जिसमें किसी तस्वीर में प्रोफेसर साहब कोई ट्रॉफी उठाए हुए थे तो किसी में मेडल पहने हुए थे। मैं उठकर एक दीवार के करीब गई और उनकी तस्वीर पर हाथ फेरने लगी। मेरा दिल एकदम ही बेकाबू हुआ था। धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। दिल में नए तरंग से बजने लगे थे। चुपके से दिल ने दुआ कर डाली, काश मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए, कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि प्रोफेसर अभिषेक के दिल के तार भी मेरे दिल से जुड़ जाएं। इतनी मोहब्बत करती थी उनसे और इस बात का एहसास किसी को नहीं था सिवाय मेरे। प्रोफेसर अभिषेक न केवल हैंडसम थे बल्कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थे। बहुत अरसे से मैं उन्हें देख रही थी और उन्हें देखते ही मैं पूरी तरह भावनाओं में डूब जाया करती थी। अब भी उनकी तस्वीरों ने मुझ पर एक अजीब सी खुमारी भर दी थी। फिर न जाने मेरे दिल में क्या समाया कि मैं ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर वाले हिस्से में चली गई थी और यूं ही घर का जायजा लेने लगी। क्योंकि घर में कोई नहीं था इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर जब मैं एक कमरे में पहुंची तो अचानक ही कमरे में मौजूद दूसरा दरवाज़ा खुला जो कि वॉशरूम का था और अभिषेक जी तौलिया लपेट कर वॉशरूम से बाहर निकल रहे थे। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो एकदम हैरान हुए थे। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं उनके कमरे तक चली आऊँगी। मेरी नज़र अभिषेक जी के शरीर पर पड़ी तो मेरे गले में गांठ सी उभरी थी, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने निचले धड़ पर सिर्फ तौलिया बांध रखा था। उनका पूरा शरीर पानी की बूंदों से भरा हुआ था। बाल गीले और बिखरे हुए थे और वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से मुझे देख रहे थे। अभिषेक जी को इस रूप में देखकर मैं एकदम से हड़बड़ा गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस होलिये में मेरे सामने आ जाएंगे। मैंने जल्दी से अपनी आंखों पर अपने हाथ रखे थे। साथ ही मैंने जल्दी से कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये रूम आपका है। मैं तो बस यूं ही, मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने अपनी उंगलियों को थोड़ा सा स्पेस दिया था और उंगलियों की खिड़की बनाकर अभिषेक सर को देखने लगी। मेरी नज़र बस उनके शरीर का जायजा ले रही थी और मैं उन्हें आर पार होती निगाहों से देख रही थी। मुझे इस तरह डरा हुआ देखकर कहने लगे, इट्स ओके, आप परेशान मत हों। प्रोफेसर साहब के चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। फिर कहने लगे, प्रीति आप यहाँ कैसे आईं? क्या कोई ज़रूरी काम था? कहते कहते उन्होंने अपना पैंट उठाया और उसे पहनने लगे थे। प्रोफेसर साहब को देखकर मैं सब कुछ भूल चुकी थी। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं बस उन्हें देखते हुए कहने लगी, सर आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ख़ूबसूरत हैं। ये बात अचानक ही मेरे मुंह से फिसल गई थी और इसे कहने के बाद मैंने जल्दी से अपनी जीभ दांतों तले दबाई थी। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे की मुस्कान गहरी हुई थी। कहने लगे,
ये तो बहुत सी लड़कियां कहती हैं, आप कुछ नई बात करें। मैंने सोच लिया था आज अभिषेक जी से अपनी मोहब्बत का इजहार करके ही रहूँगी, और यही सोचकर मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए और फिर उनकी नज़रों से नज़रें मिलाकर कहने लगी, सर आप मुझ पर एक बार अपनी मोहब्बत की नज़र तो डालें, फिर मैं आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगी। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हैरानी आई। मुझसे कहने लगे, आप ये बात करने यहाँ पर आई हैं? मैंने धीरे से प्रोफेसर जी के कंधे पर हाथ रखा। मेरे शरीर में कांटे से निकल आए थे। एक अजनबी मर्द का स्पर्श महसूस करके मेरा अपना शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था, लेकिन इस वक्त मैं पीछे हटना नहीं चाहती थी, क्योंकि पूरे घर में कोई नहीं था और इस तन्हाई में ही मैं प्रोफेसर अभिषेक को अपनी मोहब्बत का यकीन कराने की कोशिश कर सकती थी। मैंने खुद को उनके और करीब किया। अपनी सांसों को उनके वजूद पर छोड़ते हुए मैंने प्रोफेसर अभिषेक से कहा, आप मुझे अपना क्यों नहीं लेते? आपकी जरा सी मोहब्बत और तवज्जो पर मैं अपना आप पर निछावर कर दूंगी। मैंने उनका हाथ उठाकर अपने सीने पर रखा और अपने दिल की धड़कनों को महसूस कराते हुए उनसे कहा कि इन धड़कनों की सच्चाई को आप भी तो महसूस करें। ये दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। मेरे इतने बोल्ड इजहार मोहब्बत पर अभिषेक जी तो हक्का बक्का रह गए थे। उन्होंने मुझे खुद से दूर किया। कहने लगे, प्रीति तुम होश में तो हो, ये क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे और अपनी हद में रहकर बात करो। लेकिन मुझ पर तो अब अभिषेक जी की मोहब्बत का नशा सवार हो गया था और मैं पीछे नहीं हट सकती थी। मैं थोड़ा सा और उनके करीब हुई थी और शायद मेरी इतनी संगत पर अभिषेक जी के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थीं, क्योंकि मैं उनकी धड़कनें अपने कानों तक सुन सकती थी। लेकिन वो कोई कमज़ोर मर्द नहीं थे जो इन कमज़ोर पलों में बहक जाते। उन्होंने मुझे ज़ोर से धक्का दिया था, लेकिन इससे पहले मैं बेड पर गिर जाती, मैंने अभिषेक जी का हाथ पकड़ा और उन्हें भी अपनी तरफ खींच लिया था। अभिषेक सर मेरे ऊपर आकर गिरे थे और फिर अचानक ही मेरी कमर के पास अपना हाथ रखा और मुझे खींचकर अपने कुछ और करीब किया था। फिर अपनी सांसों को मेरे चेहरे पर छोड़ा और मेरी आंखों में झांकते हुए पूछने लगे, बताओ प्रीति, मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैं भी तो जानूं कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। मैंने कहा, एक बार मुझे अपना कर तो देखें। मैं अपने आप को आपके लिए मिट्टी कर दूंगी और उसी वक्त आपकी हो जाऊंगी। प्रोफेसर अभिषेक भी एक जवान मर्द थे। वे भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहे थे। मेरी संगत पर उनकी सांसों का तूफान तेज हुआ था। वे बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और फिर जब उनकी सब्र की हद पार हुई तो उन्होंने मुझे वहीं बेड पर छोड़कर खड़े हो गए। शायद वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मैं कच्ची उम्र में थी, जज्बातीपन मुझ में कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ था, लेकिन वो एक समझदार इंसान थे। उन्हें पता था कि इन पलों की कमजोरी हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर सकती थी और शायद इसीलिए उन्होंने खुद को संभाल लिया था। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई थी और मैंने पीछे से अभिषेक जी को कमर से पकड़ लिया था, लेकिन अगले ही पल अभिषेक जी ने मेरे साथ जो किया, मैं हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि उन्होंने तो जब मुझे पता चला कि बड़े शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट पर मेरा नाम आया है तो मेरी खुशी की हद न रही, क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना बड़ा कारनामा कर सकती हूँ, क्योंकि बिना मेरिट पर नाम आए मेरा दाखिला होना मुमकिन नहीं था। मेरे पापा ने पहले ही कह दिया था कि अगर मेरिट पर नाम आएगा तभी मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बड़े शहर भेजूँगा, वरना यहीं किसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई करके शादी के बारे में सोचना। जैसे ही मेरिट पर नाम आया और मुझे ये खबर मिली, मैंने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हुए भंगड़ा डालना शुरू कर दिया था। मेरी माँ रसोई से बाहर आई और मुझे यूँ नाचते देखकर गुस्से में कहने लगी, तेरी माँ खुद तो मर गई, लेकिन तुझे मेरे सर पर छोड़ गई है मुझे परेशान करने के लिए। ऐसी कौन सी खबर मिल गई तुझे जो तेरा नाच गाना ख़त्म नहीं हो रहा? सारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। अपनी सौतेली माँ के चेहरे के भाव देखकर मुझे बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि जब भी मैं खुश होती थी मेरी सौतेली माँ जलना शुरू हो जाती थी। वो चाहती थी कि मैं हमेशा उसकी जूती के नीचे दबी रहूं और उसके हर हुक्म पर हाँ करूं। लेकिन अब जबकि मेरा नाम एक अच्छे कॉलेज में आया था तो मेरी खुशी तो बनती थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि इस बात पर मेरी सौतेली माँ को कैसी मिर्ची लगनी है, और बिल्कुल यही हुआ था। मैंने भंगड़ा डालते डालते माँ के चारों ओर चक्कर लगाए और फिर उन्हें बताया कि मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया है और वो भी मेरिट पर।
अब मुझे कोई भी पढ़ाई से रोक नहीं सकता। ये सुनते ही मेरी सौतेली माँ के चेहरे का रंग बदल गया था। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई। अब अपने बाप का पैसा बर्बाद करने के लिए तू शहर चली जाएगी और यहाँ हमारी ज़रूरतों को चूल्हे में झोंक दिया जाएगा। अम्मा को हमेशा यही लगता था कि मेरी पढ़ाई पर जो पैसा खर्च होता है उसकी वजह से उनकी और उनके औलाद का भविष्य खतरे में पड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पापा मुझ पर वही पैसा खर्च करते थे जिस पर मेरा हक था। वो अपने बीवी बच्चों पर भी पूरा पूरा पैसा खर्च करते थे, लेकिन मेरी सौतेली माँ को ना जाने क्यों फिर भी मुझसे बड़ी खार थी। मैं जो बचपन से माँ की मोहब्बत के लिए तरसी थी, मुझे सिर्फ वो नफ़रतों के कांटे ही मिले थे। इसलिए मैं अपने घर से और अपनी सौतेली माँ और भाई बहनों से बागी हो चुकी थी। घर से बाहर मुझे जहाँ कहीं भी प्यार या मोहब्बत मिलती, मैं वहीं दीवानी होकर भागने लगती। और अभी जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जल्द से घर से निकलकर पड़ोस में अपनी सहेली इरम के पास भागी थी। वो और उसकी अम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने उन्हें अपनी इस कामयाबी का बताया तो इरम की अम्मी ने मुझे सीने से लगाया और खूब दुआएं दी। कहने लगी कि मेरी बच्ची प्रीति तू बड़ी तरक्की करेगी। जब जब इरम की माँ मुझे ऐसे सीने से लगाती तो मुझे ऐसा लगता कि यही मेरी माँ है। अब भी मैंने अपनी सौतेली माँ की बजाय इरम की माँ से दुआएं समेटी थीं। और फिर शाम को जब पापा घर आए और जब मैंने उन्हें ये खबर सुनाई तो वो भी बहुत खुश हुए थे। और फिर उन्होंने मुझे केवल बड़े शहर के हॉस्टल में दाखिला ही नहीं दिलवाया, बल्कि मेरे कॉलेज में पूरे दाखिले के प्रोसेस तक बेखुद मेरे साथ साथ रहे थे। हालांकि जाने से पहले उन्होंने सख्ती से ये बात की थी कि कभी भी मेरा रिजल्ट या टेस्ट अच्छा ना हुआ तो वो मुझे आकर वापस ले जाएंगे। और ये धमकी मुझ पर बहुत ज़्यादा असरदार थी, क्योंकि मुझे वापस घर नहीं जाना था। अब मैं अपनी सौतेली माँ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था कि मैं इसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पसंद से ही शादी करूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं बल्कि मेरे प्रोफेसर अभिषेक आएंगे। मेरे पापा मुझे हॉस्टल में छोड़कर चले गए थे। नया नया कॉलेज का मामला था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, हवाओं में उड़ रही थी कि अब मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज में पहुंच गई हूं। और फिर शहर भी बदला था। मैं यहाँ आज़ादी से सांस ले सकती थी। इसीलिए सुबह उठते ही पहले दिन मैं खूब दिल लगाकर तैयार हुई थी और फिर अपने कॉलेज पहुंच गई थी। और वहां जाकर सबसे पहले ही क्लास प्रोफेसर अभिषेक की मिली थी। उन्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हुई थीं। वो 35 साल के करीब एक जवान आदमी थे जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से पेश आ रहे थे और उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। लेकिन पढ़ाई से कहीं ज़्यादा मेरा तो ध्यान प्रोफेसर साहब के खूबसूरत व्यक्तित्व पर था, जो पूरी की पूरी चलती फिरती आग थे। मेरे साथ साथ दूसरी लड़कियां भी बार बार उन्हें ही देख रही थीं, लेकिन मेरी तो उनके ऊपर से नज़र ही नहीं हट रही थी। कब उनका पीरियड ख़त्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला और फिर मैं बुरी तरह बेचैन हो गई, क्योंकि उनके जाने के बाद जो टीचर पढ़ाने आए थे मुझे उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मेरा दिल, मेरा चैन, मेरा सुकून प्रोफेसर अभिषेक अपने साथ ले गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं एक दिन कैसे गुजारूंगी। मैं सारा वक्त उन्हें ही सोचती रही थी। और फिर अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो फिर उनके लेक्चर में सारा वक्त उन्हें ही देखती रही और मुस्कुराती रही। एक दो बार उन्होंने भी मेरी तरफ देखा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और फिर जब मुझे एक फ्री पीरियड मिला तो मैं बहाने से प्रोफेसर साहब के पास पहुंच गई। मैंने ज़बरदस्ती वही टॉपिक निकाला जो पढ़ा कर गए थे और उसके बारे में सवाल जवाब करने लगी। मेरा मकसद प्रोफेसर अभिषेक की संगत में कुछ वक्त गुजारना था और शायद वो भी ये बात समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने कुर्सी सामने रखकर मुझे अपने सामने ही बिठा लिया, मेरे पैरों पर किताब रख दी और फिर धीरे धीरे मुझे समझाने लगे। साथ साथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते भी जाते थे। प्रोफेसर साहब के बिल्कुल सामने बैठकर मेरी खुशी की कोई हद न थी। और फिर मैंने इस बात को मामूल बना लिया था। मैं रोज़ाना क्लास में सारा वक्त उन्हें तकती रहती और जैसे ही मौका मिलता मैं उनके पास पहुंच जाती और उनके साथ बैठकर दोबारा वही टॉपिक समझने लगती। कभी कभी तो वो मेरी इस आदत पर हैरान होते और कभी कभी खुशी खुशी मुझे समझाने लगते। धीरे धीरे कॉलेज की लड़कियों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी दिलचस्पी प्रोफेसर अभिषेक में कुछ ज़्यादा ही हो गई है। मेरी इसी कॉलेज में एक लड़की से दोस्ती हो गई थी जिसका नाम अंजलि था। एक दिन जब उसने देखा कि मैं प्रोफेसर साहब के पीछे जा रही हूँ
तो उसने मेरा हाथ पकड़कर रोका था। कहने लगी तुम क्यों प्रोफेसर की इतना आगे पीछे रहती हो? तुम्हारी बदनामी होने लगी है, लोगों को तुम्हारा रवैया नजर आता है। अंजलि की बात पर मुझे बड़ा ही बुरा लगा। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वापस अपने घर नहीं जाना, इसलिए मैं प्रोफेसर साहब से मुश्किल टॉपिक्स को दोबारा समझती हूँ। मेरी बात पर अंजलि मुस्कुराई और कहने लगी कि प्रीति, क्लास में तुम एक अकेली लड़की हो जिसे टॉपिक समझ नहीं आता, या फिर प्रोफेसर अभिषेक ही बुरा पढ़ाते हैं जो तुम्हें उनसे बार बार समझना पड़ता है? उसने मुझे ताना मारा था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैंने अंजलि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और कहा मुझे अभिषेक सर के पास जाना है। फिर उसके रोकने के बावजूद मैं वहां पहुंच गई थी और फिर 1 घंटा उनके साथ बैठकर लेक्चर को दोबारा से समझती रही। मैंने धीरे धीरे अंजलि के साथ अपनी दोस्ती ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वो मुझे इन हरकतों से रोकती थी। मैं हॉस्टल से आती तो काफ़ी देर पढ़ाई करती और उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन में वो सब कुछ देखती जिसे देखकर न केवल मुझे खुशी मिलती बल्कि मेरे जज्बातों में भी उभार आता। मैं सोशल मीडिया पर हर समय रोमांस, प्यार, मोहब्बत से जुड़ी वीडियो देखती थी और इसी वजह से मेरे अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। मेरा दिल चाहता कि प्रोफेसर अभिषेक मुझ पर ध्यान दें, मुझसे प्यार से बात करें, मुझे अपना लें, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की थी। वे मेरा ख्याल तो करते थे, लेकिन जिस तरह का प्यार मैं चाहती थी उस तरह का प्यार उन्होंने नहीं दिखाया था। धीरे धीरे समय गुजरा और 4 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। एक दिन जब छुट्टी के वक्त मैं प्रोफेसर अभिषेक के पास थी और उनसे कुछ टॉपिक समझते हुए मेरे नोट्स उनके सामान में ही रह गए। मुझे ध्यान न रहा और मैं ऐसे ही हॉस्टल चली आई। लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठी तो मुझे ख्याल आया मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है। अब मुझे चिंता सताने लगी कि अगर मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया तो मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी। मैं दोपहर के वक्त ही फौरन उल्टे कदमों हॉस्टल से निकली और अभिषेक सर के घर तक पहुंच गई। उनका घर कॉलेज और हॉस्टल के बीच में था और इसी वजह से मुझे पता मालूम था। वहां चौकीदार ने मुझे जब उनके ड्राइंग रूम में बिठाया तो मुझे एहसास हुआ कि घर खाली है, इसलिए मैं उनके सारे घर में घूमने फिरने लगी। और फिर जब प्रोफेसर जी को मैंने देखा तो वे तौलिए में पूरी तरह भीगे हुए मेरे सामने थे। मेरे दिल की धड़कनों ने इस कदर शोर मचाया कि मेरा दिल चाहा मैं अपना आप उनके अंदर समा दूं, और इसीलिए मैंने अपने आप पर से काबू खोया और अपने दिल की हालत उनके सामने रख दी। और अभी मैं अभिषेक सर की कमर पकड़े खड़ी थी और वो मेरा हाथ अपनी कमर से हटा ही रहे थे कि तभी अचानक ही जोर से धड़ करके कमरे का दरवाज़ा खुला था, जो मेरे अंदर आने के बाद बंद हो गया था। सामने ही एक औरत खड़ी थी जिसने मुझे और प्रोफेसर जी को इस हालत में देखा कि मैं अभिषेक जी की कमर पकड़े खड़ी थी। उस औरत को देखते ही अभिषेक सर घबराकर पीछे हटे और मैं भी अलग हो गई थी। वो औरत धीरे धीरे हमारे करीब आई और फिर अभिषेक सर से सख्त लहजे में पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा है? सर घबराकर कहने लगे, दीदी कुछ नहीं, ये मेरी छात्रा है, अपने नोट्स लेने के लिए यहाँ आई थी। बस कमरे में चूहा आ गया था और उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और डर की वजह से ये मुझसे लिपट गई थी। सर के माथे पर पसीना झलक रहा था और मैं जान गई थी कि वो औरत सर की दीदी है। वो मुझसे पूछने लगी, तुम बताओ ये सब क्या हो रहा था? मैंने सिर झुकाया और धीरे धीरे अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया। मैंने उन्हें सब सच बता दिया कि मैं अपना आप प्रोफेसर जी पर लुटाने को राजी थी और इसीलिए उनके करीब हुई थी। मेरी बात सुनकर प्रोफेसर अभिषेक ने नाराज़गी से मुझे देखा था, जबकि उनकी दीदी ने अपने भाई की तरफ देखा। मेरी बात सुनकर अभिषेक सर की बहन ने उनसे कहा, अभिषेक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि शादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन तुम्हें सिर्फ कॉलेज की लड़कियों के साथ दिल बहलाना आता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या कुछ करते रहते हो। अब ये लड़की जो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ तक आ गई है और तुम इसकी इज्जत के साथ खेलने वाले थे, अगर मैं बीच में ना आती तो शायद ये अपना आप तुम पर लुटा बैठती। बेहतर यही है कि शादी का फैसला करो और अगर तुम्हें वाकई प्रीति पसंद है तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, लेकिन इस तरह गलत संबंध मत बनाओ। ऐसे एक प्रोफेसर एक स्टूडेंट के बीच का संबंध समाज में बुराई के सिवा और कुछ नहीं है। अभिषेक की बहन खुद भी प्रोफेसर थीं, वो किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ाती थीं। उन्होंने मेरे सामने ही अपने भाई से कहा कि इस लड़की के हक में कोई फैसला करो, या तो इसे शादी की हामी भरो या फिर इससे कहो कि यहाँ से चली जाए,
ताकि इसकी इज्जत खराब ना हो। यह भी किसी की बेटी है और मुझे इस बात का बहुत एहसास है कि तुम्हारी गलत हरकतों से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई थी, क्योंकि इस मामले में जो भी गलती हुई थी वो मुझसे हुई थी। गलत मैं थी, प्रोफेसर सर नहीं, क्योंकि मैंने ही अभिषेक जी की तरफ कदम बढ़ाने में पहल की थी, बल्कि वो तो मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने ही उनके जज्बातों में आग लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद भी अभिषेक सर अपनी बहन की डांट फटकार सुनते रहे और उन्होंने अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं बोला था। मेरी इज्जत पर आंच नहीं आने दी थी कि गलती मेरी नहीं, प्रीति की है। और अभिषेक की ये बात मुझे और भी ज़्यादा पसंद आई थी, और अब तो मैं उन्हें पहले से भी ज़्यादा टूट कर चाहने लगी थी, जिन्हें औरतों की इज्जत करना आता है। अभिषेक ने अपनी बहन की बात सुनकर मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगे, मैं प्रीति से शादी के लिए राजी हूँ। ये सुनना था कि मेरी खुशी की कोई सीमा ना रही। न जाने कौन से पल की दुआ थी जो मेरी कबूल हुई थी। और फिर अपनी दीदी के सामने ही अभिषेक सर ने मुझसे शादी की बात कर ली थी। फिर उनकी दीदी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे घर वालों के पास रिश्ता ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना। कभी किसी गैर मर्द की मोहब्बत में अपनी इज्जत को ख़राब करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि औरत की इज्जत बहुत ही नाजुक चीज़ है जो एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं आती। मेरी सगी माँ नहीं थी, मेरी कोई बड़ी बहन भी नहीं थी, एक सौतेली माँ थी जिसने कभी मुझे अच्छा बुरा नहीं समझाया था, बल्कि हमेशा मेरे खिलाफ ही बोलती रहती थी। और शायद इसीलिए मैं भी अपने जज्बातों पर काबू खो बैठी थी। जब सर की बहन ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे एहसास दिलाया कि मेरे लिए वो भी बड़ी बहन जैसी ही हैं, तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं चुपचाप अपने नोट्स लेकर वापस हॉस्टल पहुंच गई थी। 2-4 दिन बाद ही अभिषेक सर ने मेरे शहर का रुख किया था और उनकी बहन ने मेरे लिए रिश्ता डाल दिया था। मेरे पापा बहुत खुश हुए थे, क्योंकि प्रोफेसर अभिषेक एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे थे, उनका अपना घर था। और फिर इस तरह मेरा और प्रोफेसर अभिषेक का रिश्ता पक्का हुआ और हमारी सगाई कर दी गई। ये बात सब दोस्तों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया था। 2 साल बाद हमारी शादी थी, क्योंकि 2 साल बाद मेरी डिग्री लगभग पूरी हो जानी थी और ये 2 साल मुझे लगकर पढ़ाई करनी थी। अब तो अभिषेक सर साहब मेरे मंगेतर हो चुके थे, इसलिए वो मेरी पहले से भी ज़्यादा मदद करते थे, लेकिन हम दोनों ने दोबारा अपनी हद पार करने की कोशिश नहीं की थी। आने वाले कुछ दिनों में मेरी और प्रोफेसर अभिषेक की शादी है। हमारी मोहब्बत हमेशा के लिए एक होने वाली है। हमें ज़िंदगी भर के लिए एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। कुछ लोगों को अब भी इस बात पर एतराज़ है कि हम दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि जब मोहब्बत हो जाए तो फिर उम्र का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। आपको जिससे मोहब्बत हो, अगर वो भी आपसे मोहब्बत करे, आपको चाहे, आपको इज्जत दे, तो फिर कोई भी बात मायने नहीं रखती, चाहे वो जात पात का भेदभाव हो या फिर उम्रों का फ़र्क हो। इसलिए मुझे भी उम्र के इस फ़र्क पर हरगिज़ भी कोई एतराज़ नहीं था और ना ही कोई शर्मिंदगी है। आप लोगों से विनती है कि हमारे अच्छे भविष्य के लिए हमें शुभकामनाएं ज़रूर दें और दुआ करें कि हर लड़की को इसी तरह उसकी मोहब्बत मिल जाए। और आखिर में मैं हर लड़की को यही सलाह दूंगी कि कभी भी खुद को किसी के आगे बेमोल ना करें। अगर किसी से मोहब्बत हो तो सही तरीके से उसे हासिल करने की कोशिश करें। मैंने भी जज्बात में आकर अपना आप प्रोफेसर अभिषेक को पेश तो कर दिया था, लेकिन शुक्र था कि हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ था, बल्कि हम सही तरीके से अब एक होने वाले थे। इसी तरह हर लड़की को चाहिए कि वो भी जायज़ तरीके से अपनी मोहब्बत को एक पवित्र नाम दे और 7 फेरों के बंधन में बंध जाए। दोस्तों, आज की हमारी ये जो कहानी थी वो थी अभिषेक और प्रीति के नाम। अगर आप लोग भी अपने नाम की स्टोरी लिखवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने नाम मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि आपने अपने नाम मुझे कपल्स में ही देना है, तभी आपके नाम की स्टोरी आएगी। और आपको अपने नाम की स्टोरी के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1-2 बार मुझे रिमाइंड भी कराना पड़ेगा। आपका नंबर आने पर मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी लेकर ज़रूर आऊँगी। तो आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।